भावना बहन, रोमेश भाई साहब, रुक जाइए। मेरी बात तो सुनिए एक बार। लेकिन भावना और रोमेश गुस्से में वहां से चले जाते हैं। देखा, जिसका डर था आज वही हुआ। पड़ गई ना तेरे कलेजे में ठंडक। लेकिन माँ, आप मुझे क्यों कोस रही हो? पिछले कुछ दिनों से मैं सुधर तो गई हूं ना। अब इतने जतन करने के बाद भी मेरा हाल वही का वही है, तो मैं भी क्या कर सकती हूँ उसमें? अरे अगर पहले से ही इतना रायता फैलाया नहीं होता तो उसे समेटने की भी इतनी जरूरत नहीं पड़ती। अब कौन करेगा तुझसे शादी? ऐसी ही कुंवारी रे। इतना अच्छा रिश्ता था वो, लेकिन चला गया हाथ से। किंजल भी अब बहुत दुखी हो जाती है। फिर जब रोमेश और भावना घर पहुंचते हैं तभी क्या हुआ माँ पापा? शादी की तैयारियों की बात कहाँ तक आई? हमने उस बारे में कोई बात नहीं की क्योंकि हमने वो रिश्ता तोड़ दिया है। अरे हमें नहीं चाहिए ऐसी मोटी बहू। हाँ संदीप बेटा, हम तुम्हारे लिए कोई दूसरी लड़की ढूंढ देंगे। अरे तो कितना हैंडसम दिखता है, तो तेरे लिए हम उस फुटबॉल जैसी लड़की लाए क्या? ना बाबा ना। फिर भावना और रोमेश संदीप को सारी बातें बताते हैं। लेकिन माँ, किंजल तो अब अपना वजन घटा रही है और उस हिसाब से उसे अभी तक थोड़ा पतला तो हो ही जाना चाहिए था। तो फिर आप ऐसा क्यों बोल रहे हो? इसका मतलब तुझे ये सब पहले से ही पता था। अरे वो लड़की किसी भैंस की तरह फैलती जा रही है। लेकिन माँ, वो अपने आप को फिर से पहले जैसे करने के लिए कड़ी मेहनत करने लगी है। अभी 15 से 20 दिन पहले ही बताया था उसने कि वो अश्विनी आंटी के कहने पर आजकल रोजाना कसरत कर रही है। वजन घटाने वाला खाना पीना भी ठीक से चालू किया है उसने। तो फिर इन सब के बावजूद भी उसके मोटापे में कोई सुधार कैसे नहीं आया? वो सब हम नहीं जानते बेटा, लेकिन तू उस लड़की को भूल जा। हम जानते हैं तुम दोनों की सगाई होने के बाद से अब तक तुम दोनों में काफी अच्छा नाता जुड़ गया है, लेकिन अब तुम्हें उस नाते को तोड़ना ही होगा। संदीप हमेशा ही अपने माँ पापा की हर बात मानता है और इस बार भी वो चुप रह जाता है। फिर बाद में संदीप अकेले में किंजल से मिलता है और तभी, अरे ये क्या हाल हो गया है तुम्हारा किंजल? तुम तो मुझसे 4 गुना ज्यादा मोटी हो चुकी हो। अरे अपने आप को आईने में देखने में तुम्हें कोई शर्म नहीं आती क्या? यार संदीप, अब तुम तो मुझे ताने मत दो ना। नहीं किंजल, अब मैं तुम्हारे कोई नखरे नहीं झेलूंगा। तुम्हें सुनना ही होगा क्योंकि ये सब तुमने अपनी लापरवाही के कारण ही किया है। अरे तुम्हें अपनी भूख पर काबू रखना नहीं आता क्या? इस उम्र में ही तुम इतनी मोटी हो गई हो तो आगे जाकर तुम्हें कितनी तकलीफों का सामना करना पड़ सकता है। तुम्हारी सेहत कितनी बर्बाद हो जाएगी, इस बात की कोई खबर भी है क्या तुम्हें? लेकिन मैं क्या करूं संदीप, मुझसे तो भूख बर्दाश्त ही नहीं होती। अगर मैं हर आधे घंटे में कुछ भी ना खाऊं तो मुझे गुस्सा आने लगता है। जब देखो तो बस खाने का ही मन करता है। लेकिन ये बहुत गलत आदत है किंजल। अगर तुम अपने जीवन में पूरी हरकतों पर नियंत्रण नहीं लाओगी तो हर तरह से तुम असफल रह जाओगी। इसीलिए बेकाबू होकर ठूसते रहना ये पहले बंद करो तुम। लेकिन संदीप, तुमने अपने माँ पापा को मेरे घर पर इतनी जल्दी क्यों भेजा? एक बार तो मुझे बता देते ना, क्योंकि अगर मुझे सब पहले से ही पता होता कि वो दोनों आ रहे हैं तो मैं उनके सामने आती ही नहीं। अरे 15 से 20 दिन पहले ही तो तुमने मुझे कहा था ना कि तुम अपनी सेहत पर ध्यान दे रही हो। अश्विनी आंटी तुम्हारे साथ सख्ती से पेश आकर तुम्हारा वजन कम करवा रही है, इसीलिए पहले मैंने उन दोनों को रोक लिया। लेकिन अब मुझे ये लगा कि 15 से 20 दिनों के बाद तुम्हारा मोटापा थोड़ा कम हो चुका होगा, इसीलिए मैंने उन्हें तुम्हारे घर जाने के लिए कह दिया। और पिछले कई दिनों से हमारी वीडियो कॉल पर भी कोई बात नहीं हुई और शायद उसी कारण मैं भी इस बात से बेखबर था कि तुम इतनी मोटी हो चुकी हो। हे भगवान, अब क्या करें? लेकिन मुझे एक बात बताओ किंजल, कि लगातार 15 से 20 दिनों तक इतनी मेहनत करने के बाद भी अभी तक रत्ती भर का भी सुधार तुम में कैसे नहीं आया? तुम तो कितनी मेहनत कर रही हो। तभी किंजल बातों बातों में संदीप को सब कुछ बताती है कि वो रचना के साथ बाहर जाकर खाना खाती है। हे भगवान, अरे तुम्हारे दिमाग पर परिणाम हो गया है क्या? तुम्हारी माँ इतनी मुश्किलें झेलकर तुम्हारा मोटापा कम करने के पीछे पड़ी है और तुम हो के उनसे ही छुपकर बाहर जा रही हो
और जो जी चाहे वो दबा कर पेल रही हो। कितना गलत है ये सब। मैं जानती हूँ संदीप, मुझे माफ कर दो। बिल्कुल भी नहीं। अरे ये सब तुम जानबूझकर बर्ताव कर रही हो। देखो किंजल, मैं अब अपने माता पिता के खिलाफ नहीं जा सकता। मैं तुमसे प्यार करने लगा हूं और तुम चाहे जैसी भी हो, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मेरे माता पिता को जरूर पड़ता है, क्योंकि उन्होंने तुम्हारी सिर्फ अच्छाई को नहीं देखा है, बल्कि तुम्हारी सुंदरता भी देखी है। हाँ संदीप, मैं जानती हूँ। इसलिए अब अगर तुम चाहती हो कि मैं और तुम फिर से एक हो जाए, तो आने वाले 5 से 6 महीनों तक अपना वजन घटाकर फिर से पतली हो जाओ। अरे सुंदरता तो दूर की बात है, लेकिन कम से कम अपनी अच्छी सेहत के लिए तो पतली हो जाओ। संदीप की बातें सुनकर किंजल भी अब बहुत परेशान हो जाती है। ऐसे ही एक दिन जब पड़ोसन प्रभा घर आती है, तभी वो किंजल को देखकर एकदम चकित रह जाती है। दया रे दया। अरे किंजल बिटिया, जब मैं 3 महीने पहले गांव गई थी, तब तो तू एकदम पतली थी, लेकिन अब अचानक से 3 महीनों में इतना वजन कैसे बढ़ गया तेरा? पता ही नहीं चला आंटी कि ये सब कैसे हो गया। पर आंटी, किंजल फिर से पतली होने के लिए बहुत प्रयास कर रही है और कुछ ही दिनों में वो फिर से पहले जैसी हो जाएगी। देखना आप, ऐसा ही हो जाए तो अच्छा है बाबा। इतनी सुंदर लड़की मोटी हो गई, ये देखकर मुझे भी बहुत बुरा लगा। प्रभा की बातें सुनकर किंजल को और दुख होता है। फिर एक दिन जब वो संदीप से फोन पर बात कर रही होती है, तभी देखो किंजल, मेरे घर वालों ने मेरे लिए दूसरी लड़की ढूंढना शुरू कर दिया है। अभी भी हमारी शादी की मुहूर्त के लिए 5 से 6 महीने बाकी है। ये बात मैंने तुम्हें उस दिन भी कही थी और आज भी कहूंगा। ज्यादा खाना अभी छोड़ दो और नियमित रूप से खाओ। पहले 1-2 बार में मुश्किल होगा, लेकिन आगे चलकर तुम अपनी भूख को काबू में रखना सीख ही जाओगी। हाँ संदीप, कोशिश तो वही चल रही है, क्योंकि मैं तुम्हें किसी और के साथ शादी करते हुए नहीं देख सकती। फिर कॉल होने के बाद किंजल अपने आप को आईने में देखती है। सारे लोग सच कह रहे हैं, मैं वाकई में बदसूरत होती जा रही हूँ। किंजल अब रोजाना की तरह सुबह सुबह अश्विनी के साथ कसरत करने लगती है और तब उसकी सांसें फूलने लगती हैं। अरे आराम से कर किंजल, देख क्या थी तू और क्या हो गई है। अपने हाथ से ही तूने अपने शरीर की बर्बादी कर दी है और तुझे इस तरह से देखकर मेरी जान बहुत जलती है। लेकिन अब जो बर्बादी की है, उसे ठीक भी तो करना ही पड़ेगा ना। मुझे भी बहुत बुरा लगता है माँ। मैं पहले जैसे पूरी फुर्ती के साथ काम नहीं कर पाती, चल फिर भी नहीं पाती। पहले जैसे मैं तेज भी नहीं रही। हर काम में आलस आता है। ना जाने कहाँ खो गई थी मैं और कैसे इन सब में फंस कर रह गई। देख किंजल बेटा, अब भी अगर तुझे बाहर खाने का मन करता है तो मत खाना। अपने आप को ठीक करना अब तेरे ही हाथ में है। मैं सिर्फ तुझे सही मार्ग दिखा सकती हूँ, लेकिन उस मार्ग पर चलना तो तुझे ही है। हाँ माँ, आपने सही कहा। लेकिन अगले दिन रचना चुपके से किंजल के कमरे में मिठाइयाँ लेकर आती है। ये लो किंजल, देखो मैंने तुम्हारे लिए कितनी सारी मिठाइयाँ लाई हैं। आलू जलेबी, रबड़ी, गुलाब जामुन, रसगुल्ले, शाही टुकड़ा, सब कुछ तुम्हारी पसंद का है। अब जल्दी से खाओ इसे। नहीं भाभी, मैं ये सब अब नहीं खा सकती। खाने के पीछे पागल होने के कारण ही मैं इतनी बुरी लगने लगी हूँ। लेकिन अब नहीं, अब मुझे आपको रोकना ही होगा और ये सब खाना सही नहीं है। मेरा मोटापा अब मुझ पर बुरी तरह भारी पड़ चुका है। मेरी संदीप के साथ सगाई भी टूट गई। देखा ना आपने, वो लोग मुझे देखकर कितने हैरान हो गए थे। ओफ ओ किंजल, क्या तुम भी? लोग तो कुछ ना कुछ बोलते ही रहते हैं, लेकिन तुम्हें उन पर ध्यान नहीं देना चाहिए। और तुम इतना परेशान क्यों हो रही हो? मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि असली सुंदरता मन की सुंदरता होती है, जो भीतर से झलकती है, ना कि बाहरी सुंदरता। और तुम्हें किसी के लिए इतनी पतली होने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। लो, अब खाओ इसे। तुम जैसी भी हो वैसे ही बहुत सुंदर हो किंजल। नहीं भाभी, मुझे नहीं खाना ये सब। मैं जानती हूँ कि मन से सुंदर होना ही सुंदरता की असली परिभाषा है।
लेकिन मुझे संदीप के माँ पापा का दिल जीतने के लिए फिर से पतली होना पड़ेगा और तब जाकर ही मेरी उसके साथ शादी होगी। और ये सब करने के लिए अब मेरे पास केवल 5 से 6 महीने ही बाकी है। अरे क्या तुम भी किंजल, कितना सोचती हो। नहीं भाभी, जाने दो। मुझे अब ऑफिस से कॉल आ रहा है, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। ये सब अश्विनी देख लेती है और रचना के पास जाकर वो उसे खूब सुनाती है। क्यों रे निगौड़ी, जब किंजल इतनी मना कर रही थी तो तू उसे बार बार ये मिठाइयाँ क्यों दे रही थी? अरे क्या माँ जी, आप भी देखा नहीं क्या, वो बेचारी कितनी उदास थी, इसलिए मैं उसे मिठाइयाँ दे रही थी। अरे उदास थी तो तू उसे सांत्वना देकर भी समझा सकती थी। इतना खिलाने पिलाने की क्या जरूरत थी? तू पहले से ही जानती है कि वो पतली होने के लिए पिछले 1 महीने से डाइट पर है, तो फिर तू उसे इतना खाना कैसे खिला सकती है? माफ कीजिए माँ जी, आइंदा से ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। इतना बोलकर अश्विनी वहां से चली जाती है, लेकिन रचना के हाव भाव देखकर अश्विनी को उस पर शक होने लगता है। इस रचना का बर्ताव मुझे कुछ ठीक नहीं लगा। किंजल को इतना सब कुछ खाने से रोकने की जगह पर ये लड़की तो उसे बढ़ावा दे रही थी। मुझे तो दाल में कुछ काला लग रहा है, इसीलिए मुझे इसका पता तो लगाना ही पड़ेगा। फिर हर रोज की तरह शाम में रचना और किंजल बाहर निकलते हैं, लेकिन उस दिन अश्विनी उनके पीछे चुपके से चली जाती है। वहां रचना किंजल को एक नाश्ते की दुकान पर लेकर जाती है। किंजल, जो खाना है और जितना खाना है तुम दिल खोलकर खा सकती हो। अरे नहीं भाभी, हम हर रोज की तरह यहाँ पर आ तो गए, लेकिन अब मुझे ये सब नहीं खाना है। अरे ये तुम कैसी बातें कर रही हो किंजल, इतना मत सोचो, छोड़ो ना वो सब और जी भर के खाओ। माँ जब गाँव गई थी तब आपने मुझे कितना खिलाया पिलाया, रोज मेरी मनपसंद डिशेस बनाई, और उन्हीं सब के कारण मेरा वजन इतना बढ़ गया है। और अब आप मुझे रोजाना चुपके से यहाँ पर लेकर आती हो और खूब खाना खिलाती हो, और ये बात माँ को बिल्कुल पता नहीं है। मैंने आपके कारण खाने पीने के बहुत मजे किए हैं, लेकिन अब और नहीं भाभी, मुझे इन सब पर रोक लगाना ही होगा। उतने में वहां पर अश्विनी आती है और वो दोनों को एक थप्पड़ लगाती है। माँ जी, आप यहाँ पर? चलो घर पर, आज तुम दोनों की खैर नहीं। फिर अश्विनी उन दोनों को घर लेकर जाती है। मुझे सब पता चल गया है। देख उत्कर्ष बेटा, अरे मैं यहाँ पर इस किंजल को पतला करने के लिए कितनी मेहनत कर रही हूँ, और ये एक तेरी बीवी है जो इसे रोजाना चुपके से खिलाने पिलाने के लिए बाहर लेकर जाती है। अरे तभी मैं सोचूं कि इतनी मेहनत मशक्कत करने के बाद भी ये लड़की पतली क्यों नहीं हो रही थी। क्या? अरे ये किंजल तो है ही बेवकूफ, इसीलिए खा लेती है, लेकिन बहू बहू को तो थोड़ी अक्ल चाहिए थी ना। रचना, ये सब तुमने क्यों किया? मुझे किंजल को देखकर बुरा लगता था और इसका दर्द मुझसे देखा नहीं गया, इसलिए मैं इसे चुपके से बाहर लेकर जाया करती थी। झूठ मत बोलो रचना, अगर तुम्हें इतना ही बुरा लगता था तो इसका बढ़ता मोटापा देखकर तुम्हें थोड़ी भी शर्म नहीं आई क्या? अरे कल भी किंजल मिठाई खाने के लिए मना कर रही थी, लेकिन ये रचना उसे खाने के लिए जबरदस्ती कर रही थी। अरे इसकी बातों से तो ऐसा लगता है कि ये जानबूझकर ही किंजल को खिला पिला रही है ताकि ये मोटी हो जाए, क्योंकि अगर इसे भी हमारी तरह किंजल के मोटापे की चिंता होती तो ये उसे ये सब गलत काम करने में बढ़ावा नहीं देती और इसे कहती कि किंजल तो कम खाया कर, कसरत पर ध्यान दो। लेकिन ये मोहतरमा तो उसे पकवान खिलाई जा रही थी। बोलो रचना, पक्का ऐसी कोई तो बात है जो तुम हमसे छुपा रही हो, और मैं वो अब सब समझ चुका हूं। अब हमें जल्दी से बताओ, नहीं तो मैं तुम्हें इस घर से बाहर निकाल दूंगा। हाँ, मैंने ये सब जानबूझकर ही किया है। क्या? हाँ किंजल, मुझे तुमसे जलन होने लगी थी, क्योंकि हर कोई बस तुम्हारी सुंदरता की ही तारीफ करता रहता और तुम्हारी और मेरी तुलना करके मुझे कम सुंदर होने के ताने दिया करता। इसलिए मैंने सोचा कि मैं इसकी जैसी सुंदर तो नहीं बन सकती,
लेकिन इसे मोटी बनाकर बदसूरत जरूर कर सकती हूँ। इसलिए मैंने ये सब किया। भाभी, मुझे आपसे ये उम्मीद बिल्कुल नहीं थी। कितना बड़ा विश्वासघात किया है आपने मेरा। लेकिन अब बहुत हो गया। अब तू इस घर में एक मिनट भी नहीं रुकेगी। निकल जा यहाँ से। नहीं माँ जी, माफ कर दीजिए मुझे। किंजल, प्लीज प्लीज मुझे माफ कर दो। उत्कर्ष, समझाओ ना माँ जी को। प्लीज मुझे घर से बाहर मत निकालो। अरे, तुम्हारी इतनी गिरी हुई हरकत के बारे में जानकर मुझे तुम्हारी शक्ल भी देखने का मन नहीं कर रहा रचना। तुमने बहुत गलत किया है और तू माफी के लायक ही नहीं है। अब जब तक मेरी बेटी पतली नहीं हो जाती तब तक तू इस घर में नहीं आएगी और यही तेरी सजा है। अरे नहीं माँ जी, ऐसा मत करो। उत्कर्ष, मैं तुमसे दूर नहीं रह पाऊंगी। रहना पड़ेगा रचना। जो मेरी बहन की परवाह नहीं कर सकता, मैं उसकी परवाह क्यों करूं? किंजल को मोटा करने के लिए इतनी मेहनत की तुमने, लेकिन अब इसके पतले होने का भी इंतजार करो और इसकी शादी होने तक तुम हम सबसे दूर ही रहो। और तू किंजल, देखा ना तूने? तुझे लगा कि तेरी भाभी माँ से ज्यादा प्यारी है, लेकिन ये तो एक नंबर की आस्तीन का सांप निकली। जरूरी नहीं होता कि जो अच्छा बोले या करे वो आदमी अच्छा ही हो। कभी कभी तो दुश्मन भी अच्छे बनने का नाटक करते हैं। इसीलिए किसी के बहकावे में ना आकर जरा अपनी अक्ल भी इस्तेमाल कर लिया कर। समझी कि नहीं? फिर अश्विनी रचना को घर से बाहर निकाल देती है और किंजल को भी अब जीवन भर के लिए एक अच्छा सबक मिल जाता है। उर्वशी अपने सारे काम निपटा कर अपने कमरे में जा ही रही होती है कि तभी उसकी नजर मोनिका पर जाती है। अरे हाँ बाबा, मैं जानती हूँ कि हमारी दोस्ती ऑनलाइन हुई है और तुमसे मैं आज तक मिली भी नहीं हूँ, लेकिन उसके बावजूद भी मुझे तुम्हारे साथ बात करना बहुत पसंद है। हाँ, मैं जब भी दिल्ली आऊंगी तुमसे जरूर मिलूंगी। अरे ये क्या, इसकी बातें सुनकर तो ऐसा लग रहा है कि ये लड़की किसी अनजान लड़के से बात कर रही है। अब उर्वशी मोनिका के लिए वाकई में चिंतित हो जाती है। फिर उर्वशी उसके पास जाकर उसे डांटने लगती है। तुम्हें इतनी भी समझ नहीं है क्या मोनिका? अरे ऐसे कैसे तुम किसी भी अनजान लड़के के साथ ऑनलाइन बातचीत कर सकती हो? और ऊपर से तुम उसे ये भी कह रही हो कि तुम मुझसे मिलने भी चाहोगी। हाँ तो ये मेरी जिंदगी है, मैं जो जी चाहे वही करूंगी। तुमसे मतलब? तुम बस अपना देखो। देखो मोनिका, मैं तुम्हारी भाभी हूँ और उस नाते तुम्हारी रक्षा करना मेरी जिम्मेदारी है। तुम तो जानती ही हो ना, आजकल लड़कियों के लिए जमाना कितना खतरनाक हो चुका है। हर जगह कुछ ना कुछ गलत हो रहा है। देखो भाभी, अब फालतू में ये परवाह करने का झूठा नाटक मत शुरू करो। मैं अच्छे से जानती हूँ कि तुम कितनी चालाक हो और कैसे तुमने घर वालों को मेरे खिलाफ कर दिया है। देखो मोनिका, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। घर वालों को भड़काने का काम तो तुमने किया है। अरे तुमने तो सबको मेरे खिलाफ कर दिया है। मोनिका और उर्वशी की आवाज सुनकर अब घर वाले भी वहां पर आ जाते हैं। मोनिका बहू, ये सब क्या चल रहा है? घर में झगड़े क्यों कर रहे हो तुम दोनों? देखिए ना पापा, भाभी तो मुझे ही बोल रही है कि आप दोनों को मैंने भाभी के खिलाफ कर दिया है, और मैं तो अपनी सहेली से बात कर रही थी तो ये बोल रही है कि रुक जा, अभी सबको बोलती हूँ कि तू किसी अनजान लड़के के साथ प्यार भरी बातें कर रही है ताकि तुझे और डांट पड़े। ये तुम क्या कह रही हो मोनिका? अरे बस भी करो, झूठ बोलने की भी हद होती है। अरे चुप कर बहू, जब देखो तब मेरी बेटी को ही झूठी और मक्कार कहती रहती है, जबकि असल में तो सबसे बड़ी नालायक और झूठी तो तू ही है। ये आप क्या कह रहे हो माँ जी? मैंने कोई झूठ नहीं बोला है। क्या माँ, आप भी मोनिका की बुरी हरकतों को आप भूल गई क्या? एक पल में ही आपके और पापा के लिए उर्वशी बुरी कैसे बन गई? अरे ये भी तो देखो ना कि तुम्हारी बहन कितनी तकलीफ में है, वो भी बहू के कारण। बहू ने तो मेरा भी दिल दुखाया है, इसीलिए मुझे तो इसकी शक्ल भी देखने का मन नहीं है।
और ऊपर से ये मुझे धमकाती रहती है कि आप सबको मेरे बारे में झूठ कहकर मुझे डांट पड़वाएगी। भगवान ऐसी भाभी किसी को भी ना दे। सबकी ये कड़वी बातें सुनकर सागर अब बहुत गुस्सा हो जाता है और वो अपना और उर्वशी का सामान बांध लेता है। ये तुम क्या कर रहे हो बेटा? बस बहुत हुआ माँ, अब मैं और उर्वशी यहाँ पर नहीं रहेंगे, जा रहे हैं हम दोनों। क्या? हाँ माँ, अब रोज रोज के झगड़े बर्दाश्त नहीं होते। सही है बेटा, अरे तू तो पूरा जोरू का गुलाम बन चुका है, अपने परिवार की कुछ तुझे पड़ी ही नहीं है, बस बीवी के ही बारे में सोच रहा है। चुप हो जाओ मंजू। और सागर बेटा, गुस्से और जल्दबाजी में कोई भी फैसला मत लो, हम बैठकर बात भी तो कर सकते हैं ना। नहीं पापा, कब तक ये सब चलता रहेगा? आप लोग भी हमारी कोई बात नहीं सुनते और ये मोनिका भी कुछ भी बोलती रहती है और आप लोगों को तो बस इस पर ही भरोसा है। इससे अच्छा तो यही है कि हम लोग अलग रहे, इससे आप लोगों को भी कोई तकलीफ नहीं होगी, उल्टा आपको तो खुशी मिलेगी। अरे नहीं बेटा, ये तू कैसी बातें कर रहा है, मेरी बात तो सुन। सागर इंद्रनील की कोई बात नहीं सुनता। फिर वो उर्वशी को लेकर वहां से चला जाता है, जिसके बाद वो दोनों अलग से एक किराए के मकान में रहने लगते हैं। अरे मोनिका, जा बेटा, जल्दी से खाना बना दे, तेरे पापा का भी दवाई का वक्त हो जाएगा, फिर उससे पहले उन्हें खाना देना बहुत जरूरी है। क्या? ये आप क्या बोल रही हो माँ? जब यहाँ पर उर्वशी थी तब भी वो मुझे काम पर लगाती थी और अब उसके जाने के बाद भी आप मुझे वापस काम करने के लिए कैसे बोल सकती हो? अरे नालायक लड़की, तो इस उम्र में अब क्या तू मुझसे काम करवाएगी? हाँ तो उसमें क्या हुआ, भैया की शादी को तो बस कुछ महीने ही हुए हैं और उससे पहले तो सारा काम आप ही किया करती थी और अब भी कर लोगी तो क्या बिगड़ जाएगा? अरे पहले की बात अलग थी और अब की बात अलग है। इन बीते हुए महीनों में मुझे कभी पैर में तो कभी कमर में दर्द होता रहता है, लेकिन अफसोस तुझे क्या पड़ी है? देखिए माँ, अब आप उर्वशी मत बनिए और मुझे प्लीज सुकून से रहने दीजिए। बेशर्म कहीं की, तेरी ये हरकतें देखकर तो मुझे ऐसा लग रहा है कि खोट उर्वशी में नहीं बल्कि तुझ में ही है। हर वक्त तुझे ही काम से भागना होता है। अब आपको जो समझना है समझ लीजिए, मैं तो आराम करने जा रही हूँ, लेकिन बाद में मन किया तो थोड़ी बहुत मदद करने आ जाऊंगी मैं, और आप इतनी भी बूढ़ी नहीं हो जो आपसे कोई कामकाज नहीं होगा। इतना कहकर मोनिका अपने कमरे में चली जाती है। ये तो एक नंबर की निर्लज लड़की है। अब घर का सारा काम मंजू को ही करना पड़ता है और वहां से अलग रह रही उर्वशी को काफी बेचैनी सी महसूस होती है। मेरा तो यहाँ पर मन ही नहीं लग रहा सागर, मोनिका बहुत बुरी है, वो मेरे जाने के बाद वहां पर काम भी नहीं कर रही होगी। भगवान ही जाने माँ जी और पापा जी ने ठीक से खाना खाया भी होगा कि नहीं, और पापा जी की दवाई वो तो किसी को भी याद नहीं रहती। देखो उर्वशी, तुम उनकी चिंता मत करो, उनको भी तो उतनी समझ होनी चाहिए ना। ऐसे बोलकर नहीं चलता सागर, अगर मोनिका बुरी है तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि हम भी उसकी तरह बुरे बन जाए। भगवान करे कि वहां पर बस माँ जी और पापा जी सुखी रहे और मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। अब घर में मंजू को काम करते हुए देखकर इंद्रनील को बहुत गुस्सा आता है। ये सारे काम तुम क्यों कर रही हो मंजू? अरे मोनिका कर लेगी ना, उसे तो लगभग सारे काम आते हैं, बहू ने उसे सब सिखाया जो है। हमारी बेटी तो किसी काम की नहीं है, उसे तो बस आराम फरमाना आता है, ना तो वो मेरी कोई मदद कर रही है ना ही कुछ और। क्या? रुको, अभी बताता हूँ मैं इस लड़की को। मोनिका, मोनिका। तभी वहां पर मोनिका आ जाती है। ओफो पापा, क्या हुआ है? अरे अपनी सारी शर्म बेच बाच कर आई हो क्या? मतलब? अरे अपनी बूढ़ी माँ से काम करवाते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती क्या? देखो पापा, मैं इस घर की बेटी हूँ और कल को मैं किसी और घर की बहू बनूंगी, और अगर मैं यहाँ पर दिन रात काम करती रहूंगी
तो मेरी तबीयत खराब हो जाएगी ना, और फिर मेरे से कोई शादी भी नहीं करेगा। और ऐसा तो नहीं है ना कि मैं कुछ भी काम नहीं कर रही, बस खाना बनाना और कपड़े धोना, ये मेन मेन काम माँ कर रही है, और बाकी के छोटे मोटे काम तो मैं भी कर रही हूँ ना। अरे क्या छोटे मोटे काम कर रही हो? तुम तो किसी काम के लायक भी नहीं हो। जाओ अपने कमरे में जाकर आराम ही करो, तुम तो नालायक कहीं के। इंद्रनील अब गुस्सा होकर मोनिका से बात करना बंद कर देता है और वो घर में एक नई नौकरानी लगा देता है जो घर के सारे काम करती है। और इन सब के कारण मोनिका अब बहुत खुश हो जाती है। क्या जिंदगी है मेरी! वाह, ना मुझे उस बेवकूफ उर्वशी की शक्ल देखनी पड़ रही है और ना ही कोई काम करना पड़ रहा है। चलो आज फिर से अपनी सारी पसंदीदा फिल्में देखूंगी और मजे से दिन बिताऊंगी। अब गुजरते दिनों के साथ साथ इंद्रनील और मंजू को हर वक्त सागर और उर्वशी की याद सताती रहती है। आज मुझे दोनों की बहुत याद आ रही है मंजू। जब बहू यहाँ पर थी तब घर में अलग ही रौनक रहती थी, और अब ना तो सागर है और ना ही बहू। सच में अब तो मुझे ऐसे लग रहा है जैसे घर में हर तरफ अंधेरा छा गया हो। ना जाने क्यों, लेकिन मेरा दिल ये मानने के लिए तैयार ही नहीं है कि बहू ने ये सब किया है। सच में इंद्रनील जी, और अब तो मोनिका की नौटंकी देखकर मुझे भी यही लग रहा है कि उर्वशी कहीं ना कहीं सही थी, क्योंकि उनके जाने के बाद मोनिका अचानक से कितनी बदल चुकी है। फिर एक दिन जब सागर और उर्वशी दोनों बाजार में खरीदारी करने गए होते हैं, तभी उन्हें वहां पर इंद्रनील दिखाई देता है। अरे सागर, वो देखो पापा जी वहां पर। क्या कहा? पापा? हाँ सागर, चलो उनके पास जाकर उनका आशीर्वाद लेते हैं। नहीं उर्वशी, उसकी कोई जरूरत नहीं है। लेकिन क्यों सागर? वो हमसे बड़े हैं और हम छोटे हैं, और अगर हम उनके सामने जाकर नहीं झुकेंगे तो ये कितनी गलत बात होगी। वो भले ही अपना आशीर्वाद हमें ना दे दे, लेकिन मैं तो उनके पाँव छूकर ही रहूंगी। मैंने कहा ना तुम्हें कि तुम उनसे बात नहीं करोगी। रहने दो उन्हें अपनी फूल सी बेटी के साथ ही। उन्हें तो अपने बहू और बेटे ही गलत लगते हैं, और अब मुझे उनसे कोई नाता नहीं रखना है। चलो यहाँ से। पर सागर उर्वशी को इंद्रनील से मिलने ही नहीं देता, और वो उसे वहां से लेकर जाता है। ऐसे ही कुछ दिन बीतते हैं, और फिर एक दिन, अरे मंजू काकी, रद्दी वगैरह हो तो कुछ दे दो ना। अभी कुछ भी नहीं है, 1 महीने बाद आना। अरे ये तो वही कबाड़ी वाला है। ए रुक जा, क्या हुआ काका? सच सच बताना, उस दिन तुझे मेरी किताबें किसने दी थी? क्या अब भी काका? आपको मैंने ये बात उस दिन भी बताई थी ना कि वो किताबें मुझे आपकी बहू ने ही दी थी। हाँ जी, आप इससे वही सवाल वापस क्यों पूछ रहे हैं? क्योंकि ये झूठ बोल रहा है। देख, सच सच बता, वरना मैं तुझे पुलिस के हवाले कर दूंगा। फिर वहां पर तू हवालत की हवा खाना, और साथ ही पुलिस वालों की ढेर सारी मार भी। क्या? अरे नहीं काका, ऐसा मत करो। मैं सच बताता हूँ आपको, वो किताबें मुझे आपकी बहू ने नहीं बल्कि आपकी बेटी ने ही दी थी, और मुझे पैसे देकर ये भी कहा था कि मेरे घर वालों को यही बताना कि वो किताबें उर्वशी भाभी ने यानी आपकी बहू ने दी है। क्या? देखा मंजू, मेरा शक सही निकला। मुझे लगा ही था कि इसके पीछे उस मोनिका का ही हाथ है। अरे काका, अब तो आप मुझे पुलिस वाले के हवाले नहीं करोगे ना? नहीं, अब तुम जा सकते हो। धन्यवाद काका। अब इंद्रनील और मंजू को बहुत बुरा लगता है। देखा ना मंजू, ये मनहूस मोनिका के कारण ही हमने हमारी बहू के साथ कितना गलत किया। हाँ जी, ये मोनिका ने बहुत गलत किया है। उसने तो अपने ही परिवार को तोड़ दिया। फिर मोनिका के घर आने पर वो उसे खूब सुनाते हैं। बताओ मोनिका, ये तुमने क्यों किया और क्या मिला तुम्हें ये सब करके? तो फिर मैं और क्या करती पापा? वो उर्वशी तो आपको मेरे खिलाफ भड़का रही थी और मुझसे खूब काम करवा रही थी।
इसीलिए मुझे उस पर बहुत गुस्सा आ रहा था। अरे वो मुझे तेरे खिलाफ भड़का नहीं रही थी, और उसने तुम्हें जो काम पे लगाया है वो तुम्हारे ही भले के लिए किया है। और अगर उसने तुम्हें काम करने के लिए कह भी दिया तो क्या गलत किया? तुम्हें उसी की वजह से आज काम करना तो आ गया। अरे आगे जाकर तुझे घर संसार संभालना है, कैसे संभालोगी अगर तुम्हें घर चलाने के काम ही ना आए तो? पर इसमें गलती तुम्हारी भी है मंजू, जिसने पहले दिन से ही बेटी और बहू में फर्क किया। अगर तुम उस दिन वैसा नहीं करती तो मोनिका को इतनी छूट मिलती भी नहीं। और तुम मोनिका, भाभी होने के पहले वो तुम्हारी सहेली थी, तो तुम उसकी मदद कर देती तो क्या हो जाता? तुमने ही उसके साथ बुरी तरह से पेश आने की शुरुआत की, फिर भी उस बेचारी ने तुम्हारे नखरे सहन किए, और इसमें सारी गलती तुम्हारी ही है। हाँ पापा, आप बिल्कुल सही कह रहे हो। सब कुछ मेरे कारण ही हुआ है, लेकिन मेरी तरफ से भी तो सोच कर देखिए ना। आप सब लोग तो बस उसे ही प्यार कर रहे थे, और ये देखकर मुझे तो ऐसा लग रहा था कि मेरी घर में कोई अहमियत ही नहीं है। इसीलिए मैंने ये चालें चली और उसे आप लोगों की नजरों में खूब बुरा बनाया। अरे मैं तो वक्त के साथ साथ उर्वशी की अच्छाई से उसको प्यार करने लगी थी, लेकिन तूने मुझे भड़काया। अगर आगे चलकर तुम्हारी ननद भी तुम्हारे साथ ठीक वैसा ही बर्ताव करे, फिर तुम्हें कैसा महसूस होगा बताओ? बहुत बुरा लगेगा माँ। फिर तुम ही सोचो, तुम्हारी भाभी जो एक वक्त पर तुम्हारी पक्की सहेली थी, उसके मन पर क्या बीत रही होगी। और तुम्हारा भैया, जिसने हमेशा तुम्हारे चेहरे पर मुस्कान लाने के लिए तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी की, आज उसके मन को कितनी ठेस पहुंची होगी। मुझे माफ कीजिए माँ पापा, ये सब मेरी ही वजह से हुआ है, इसलिए अब इसे मैं ही ठीक करूंगी। मैं अभी जाकर भैया और भाभी से माफी मांगूंगी और उन्हें वापस लेकर आऊंगी। फिर मोनिका सागर और उर्वशी से माफी मांगती है, जिसके बाद वो उसे माफ भी कर देते हैं, और इस तरह अंत में पूरा परिवार एक हो जाता है और सभी साथ में खुशी से रहने लगते हैं। मुझे माफ कर दीजिए माँ जी, लेकिन आपने जो कुछ भी सुना है वैसा असल में कुछ भी नहीं है। क्या मतलब? ये तो किस बारे में बात कर रही है? अच्छा, तो इसका मतलब इस बुढ़िया ने मेरी बातें सुनी ही नहीं है। चलो, भगवान का लाख लाख शुक्र है। अरे मोनिका बहू, किन ख्यालों में खोई है तू? ऐसा क्या कह रही थी तू फोन पर? वो माँ जी, दरअसल हुआ यूं कि मेरी सहेली और उसके पति के झगड़े हुए हैं, और वो मुझे ये कह रही थी कि तेरा पति ही अच्छा है, तेरा कितना ख्याल रखता है। हाँ फिर उसे दुख ना हो, इसीलिए मैंने दीप की थोड़ी बहुत झूठी मूठी बुराई कर दी, ताकि मेरी सहेली को जलन ना हो और वो चुप हो जाए। अच्छा, तो ये बात है क्या? हाँ माँ जी। अरे क्या तू भी, सच में। खैर, मैं तुझे ये कहने आई थी कि आज वो पड़ोस की सारिका है ना, उसकी बेटी की शादी है। उसमें हम सास बहू साथ में जाएंगे, और तू एकदम हीरोइन की तरह सजना, ताकि सारी औरतें जल जल कर राख हो जाए और तेरी शान और बढ़े। ठीक है माँ जी, चलेगा। फिर दोपहर में ऑफिस के काम से ब्रेक मिलने पर काव्या यामिनी को कॉल करती है। हेलो माँ जी, आपने दवाई ले ली क्या? डॉक्टर ने आपको ज्यादा से ज्यादा आराम करने के लिए कहा है, इसीलिए ज्यादा बाहर मत जाइएगा, पहले ही बारिश का मौसम चल रहा है। अरे ओ अच्छाई की मूरत, ज्यादा फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, और मेरे दिल में जगह बनाने के बारे में सोचना भी मत, क्योंकि ऐसा कभी नहीं हो पाएगा। मेरी बस एक ही बहू है, और वो है मोनिका। माँ जी, मैंने आपसे अच्छे से बात की है, तो आप मुझसे इस तरह से बात क्यों कर रही हो? अरे चुप कर। और हाँ, हॉस्पिटल का बिल भर के तूने मुझ पर कोई मेहरबानी नहीं की है। तेरे जितने भी पैसे होंगे ना, वो मेरी मोनिका बहू दे देगी, वो भी दुगना पैसा दे देगी। लेकिन माँ जी, मैंने आपसे पैसे थोड़ी ना मांगे हैं, आप ये कैसी बातें कर रही हैं?
आखिर आप मुझसे इतनी नफरत क्यों करते हो माँ जी? अरे चल अब फोन रख। मेरे पास तुझ जैसे लोगों से बात करने के लिए फालतू का समय नहीं है। इतना बोलकर यामिनी कॉल कट कर देती है और काव्या फिर से रोने लगती है और ये सब अमित देख लेता है। काव्या, मैंने तुमसे पहले भी कहा है, अरे छोड़ दो ना वो घर। तुम अभी भी वहां पर क्यों हो? कुछ नहीं रखा है वहां पर। माँ जी के लिए हमेशा मेरे दिल में प्यार ही रहा है, लेकिन अखिल जी के जाने के बाद वो मुझसे नफरत ही करती रहती है। देखो काव्या, तुम उन लोगों के लिए चाहे कितना भी अच्छा क्यों ना कर लो, उन्हें तुम्हारी और परी की कदर कभी समझ नहीं आएगी, क्योंकि वो सब बस लालची लोग हैं। अमित, थक गई हूं मैं रोज रोज के तमाशे से। एक काम करो, चलो मेरे साथ। लेकिन कहाँ अमित? तुम्हारे पसंदीदा कैफे में। चलो, वहां जाके तुम्हें अच्छा लगेगा। वैसे भी हमारा ब्रेक अगले 1 घंटे तक है। फिर अमित काव्या को कैफे लेकर जाता है, जहां पर वो दोनों कॉफी पीते हैं और अमित काव्या को काफी समझाता भी है कि तभी वहां से गुजर रहा दीप इन दोनों को देख लेता है। अरे ये क्या, काव्या भाभी ने तो ठान ही लिया है कि ये हमारी इज्जत की धज्जियां उड़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी। दीप को बहुत गुस्सा आता है और वो कैफे के अंदर चला जाता है। काव्या भाभी, उठिए और ऑफिस में जाइए, जल्दी उठिए। लेकिन देवर जी, क्या हुआ है? मैंने कहा ना उठिए। आप मेरे स्वर्गवासी भाई की विधवा हो और उसके बाद भी आप एक गैर मर्द के साथ यहाँ कॉफी की चुस्की लेते हुए गप्पे मार रही हो। अरे ये सब करते हुए आपको शर्म नहीं आती क्या? इसीलिए मुझे आपको इज्जत देने का भी मन नहीं करता और आज से मैं आपको आप कहकर बिल्कुल नहीं पुकारूंगा। देखिए देवर जी, यहाँ पर तमाशा मत कीजिए। अमित और मैं सिर्फ अच्छे दोस्त हैं और कुछ नहीं। हाँ, वो तो साफ साफ दिखाई दे रहा है कि तुम दोनों कितने अच्छे दोस्त हो। देखो दीप, तुम काव्या के देवर हो, इसीलिए मैं तुम्हारी इज्जत करता हूँ। लेकिन अब अगर तुमने और उल्टा बोलने की कोशिश की तो मैं भूल जाऊंगा सब कुछ। अबे ओ अमित, ज्यादा तीसमार कान मत बन। तू होगा कहीं का चौधरी, लेकिन मेरी भाभी से दूर रह। और ये मैं तुझे आखिरी बार कह रहा हूं, वरना तेरे लिए बहुत बुरा होगा। समझ आई कि नहीं बात? अब हट यहाँ से। फिर दीप काव्या को साथ लेकर जाता है और वो उसे ऑफिस छोड़ता है और घर जाने के बाद में वो ये सारी बातें यामिनी और मोनिका को बताता है। छी 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 छी, अरे और कितना गिरोगी आप भाभी? अरे ये तो उस आदमी के लिए इतना पागल हुए जा रही है, तो एक दिन उसका हाथ पकड़कर कहीं भाग ना जाए उसके साथ। क्यों, सही कहा ना मैंने? सुन ले काव्या, तू इस घर में रहती है और सबको ये बात पता है कि तू मेरी बड़ी बहू है, इसीलिए घर की इज्जत रखना चाहती है तो उस आदमी के साथ दूरी रख। और अगर तुझे उसके साथ शादी करनी है तो तू जा सकती है, अभी क्या अभी यहाँ से दफा हो जा उसके साथ। माँ जी, मैंने अब तक 100 बार कह दिया है ये आपसे कि मैं उससे प्यार नहीं करती। परिधि किसो, अमित और मैं बस अच्छे दोस्त हैं, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं। अब मैं हर किसी का नजरिया तो नहीं बदल सकती ना। और रही बात उस आदमी के साथ दूरी बनाने की, तो मैं किसी की एक नहीं सुनने वाली। ये मेरी जिंदगी है और मुझे जैसे जीनी है मैं वैसे ही जीऊंगी। काव्या के ये बातें सुनकर यामिनी और मोनिका दोनों दंग रह जाती है। फिर अगले दिन, अमित, देवर जी की तरफ से मैं माफी मांगती हूँ। उन्होंने तुम्हारे साथ बदतमीजी की और वो बिल्कुल सही नहीं था। अरे क्या तुम भी काव्या, दीप की तरफ से तुम माफी क्यों मांग रही हो? और अगर सच कहूं ना तो मुझे उसकी बातों से कुछ भी बुरा नहीं लगा, क्योंकि दीप जैसे लोगों से मैं कभी अच्छे व्यवहार की उम्मीद कर ही नहीं सकता। अरे जो आदमी अपनी सगी भाभी को इज्जत नहीं दे सकता, वो दूसरों को क्या ही इज्जत देगा। मेरा इतना साथ देने के लिए शुक्रिया अमित। मेरी माँ कहा करती थी कि जिंदगी में एक सच्चा दोस्त होना बहुत जरूरी होता है।
और मेरे लिए वो सच्चे दोस्त तुम हो अमित। मैं घर से ज्यादा ऑफिस में अच्छा महसूस करती हूँ, क्योंकि मुझे और मेरी तकलीफों को समझने वाला मेरा दोस्त जो है यहाँ पर। हाँ काव्या, और दुनिया वाले चाहे कुछ भी क्यों ना बोले, मैं हमेशा तुम्हारा साथ निभाऊंगा। और ये तुम्हारे इस सच्चे दोस्त का तुमसे जीवन भर के लिए वादा है, और ये वादा मैं भी तुम्हें देना चाहती हूँ। हम दोनों एक दूसरे का साथ हमेशा देंगे अमित। ऐसे ही एक रोज जब काव्या घर पर आती है, तभी देखती है कि परी का टिफिन वैसे का वैसा ही है और वो उदास बैठी है। परी बेटा, आपने आज का टिफिन में दिया खाना क्यों नहीं खाया? और आपके चेहरे पर ये उदासी क्यों है? क्या हुआ मेरी गुड़िया रानी को? मम्मा, मैं आज जब स्कूल गई थी, तभी मुझे टीचर ने क्लासरूम में लिया ही नहीं और कहा कि जब तुम्हारी मम्मा फीस भरेगी तभी तुम्हें स्कूल में आने देंगे। इसीलिए मैं फिर से घर पर चली आई। क्या? हे भगवान, ये रोज रोज के झगड़ों में तो मैं भूल ही गई कि मैंने माँ जी का हॉस्पिटल बिल भरने के लिए परी की फीस इस्तेमाल की थी। लेकिन अब मैं परी की फीस कैसे भरूं? परी बेटा, आप चिंता मत करो, मम्मा कल की कल ही आपकी फीस भर देगी और फिर आप दोबारा स्कूल जा पाओगी। सच में मम्मा? हाँ बच्चा, सच में। चलो अब जल्दी से कुछ खा लो। ओके मम्मा। काव्या अब काफी चिंता में पड़ जाती है और उसके पास अपने मंगलसूत्र को गिरवी रखने के अलावा और कोई भी रास्ता नहीं बचता। अखिल जी, ये आपकी और मेरी शादी की निशानी है। आज मैं हालातों से इतनी मजबूर हो चुकी हूँ कि मुझे अब ये मंगलसूत्र गिरवी रखना पड़ रहा है, लेकिन मैं उसे छुड़वा लूंगी। फिलहाल मेरी बेटी की पढ़ाई के लिए मुझे ये करना बहुत जरूरी है, क्योंकि मैं किसी के आगे मदद के लिए हाथ नहीं फैला सकती। फिर काव्या उस मंगलसूत्र को बेचने जा ही रही होती है कि उतने में उसे उसके बॉस का कॉल आता है। हेलो सर, बोलिए ना। बधाई हो काव्या, तुम्हारे कारण हमारे कंपनी को अभी तक का सबसे बड़ा मुनाफा हुआ है। तुमने उन इंटरनेशनल क्लाइंट को इस तरह से मनाया और इतना अच्छा प्रेजेंटेशन दिया कि उन्होंने ये डील पक्की कर दी। इसीलिए मैं तुम्हें इस काम के लिए 50,000 रुपए उपहार के तौर पर देना चाहता हूँ। शुक्रिया काव्या, और अगले महीने से तुम्हारी पेमेंट में भी इंक्रीमेंट होगी। क्या? सच में? मेरी वजह से डील पक्की हो गई और इसीलिए आप मुझे 50,000 रुपए देंगे? शुक्रिया सर, और आपको भी ढेर सारी बधाइयाँ। काव्या की ये सारी बातें मोनिका सुन लेती है और तभी, अरे वाह, तो मैडम को अब पूरे 50,000 रुपए मिलने वाले हैं उपहार के रूप में। क्या बात है। तो इसी के चलते अब तुझे उन 50,000 रुपए में से 30,000 रुपए मुझे देने होंगे और खुद के लिए से 20,000 रुपए ही रखेगी तू। क्या? अरे सही तो कह रही है मोनिका बहू, और अच्छा हुआ जो हमें ये बात पता चली, वरना किस कोने में वो पैसे चले जाते ये तो हमें कभी पता नहीं चलता। देखिए माँ जी, ये पैसे मेरे मेहनत के पैसे हैं और मैं आप लोगों को हर महीने पैसे तो देती ही हूँ ना, तो अब ये पैसे आप क्यों मांग रही हो? वो सब हमें कुछ नहीं पता। अगर इस घर में रहना चाहती हो तो ये पैसे आपको देने ही होंगे, वरना निकल जाइए इस घर से। ठीक है, क्योंकि अब बहुत हो रहा है। मैं इस घर में और नहीं रुकने वाली। आज तक मैं इस घर में रुकी थी क्योंकि मुझे उम्मीद थी कि आप लोग एक ना एक दिन जरूर सुधर जाओगे, लेकिन नहीं, मेरा आप लोगों की फिक्र करना ही गलत था। आप तीनों को तो बस मेरे पैसों से मतलब है, और यहाँ पर तिल तिल मरने से तो अच्छा यही है कि मैं अकेली रहूं। अरे बाप रे, कहीं ये सच में निकल गई तो मेरे लिए तो मुसीबत खड़ी हो जाएगी। अरे तुझे जाना है तो चली जाना, मेरी मोनिका बहू नई काम वाली रख लेगी। तेरे यहाँ होने से हमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। मेरी मोनिका बहू मुझे और मेरे बेटे को संभाल सकती है। ये सब तो आपको मेरे जाने के बाद ही पता चलेगा माँ जी, क्योंकि इसने आज तक आप दोनों को झूठी आशाओं के सिवा कुछ भी नहीं दिया है।
इसे केवल दोस्त जमाना आता है, बाकी कुछ नहीं आता। फिर काव्या अपनी बेटी के साथ घर छोड़कर चली जाती है। जिसके बाद अगले दिन, अरे मोनिका बहू, जा बेटा, जाकर खाना बना ले। अभी नई काम वाली आने तक सारे काम तुझे ही करने होंगे। और मोनिका, मुझे आज सुबह ही टर्मिनेशन लेटर मिला है। मेरा काम बॉस को पसंद नहीं आ रहा, इसलिए अब मुझे वहां से निकाला जा रहा है। अब माँ और मैं, हम दोनों तुम्हारे भरोसे पर ही हैं, क्योंकि भाभी तो अब जा चुकी है। अरे नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। मैं तुम दोनों को नहीं संभालने वाली। अरे मैं अपनी जेब से पैसे खर्च क्यों करूं तुम दोनों पर? हाँ, अरे ये तो कैसी बातें कर रही है मोनिका? इसका मतलब काव्या सच कह रही थी। तू बस हमें झूठा दिलासा दे रही है, और असल में तो कुछ भी नहीं करने वाली। ये सब यहाँ पे नहीं चलने वाला मोनिका। अगर तुम यहाँ पर बिना खर्च किए महारानी की तरह रहना चाहती हो, तो अभी के अभी दफा हो जाओ यहाँ से। अरे मैं इस घर से दफा क्यों होऊंगी? ये मेरा घर है। क्या? हाँ, आप दोनों ने बिल्कुल सही सुना। अरे लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? ये घर तो मेरे नाम पर है। हे नहीं था माँ जी, मतलब बुढ़िया, क्योंकि मुझे यकीन था कि ये नौबत एक ना एक दिन जरूर आएगी। इसीलिए अपनी सुरक्षा की खातिर मैंने बड़ी चालाकी से इस बुढ़िया से पहले ही जायदाद के कागजों पर दस्तखत करवा लिए। इसे तो लगा कि वो मामूली कागज है, लेकिन वो पेपर जायदाद के थे। नहीं, मेरा घर तेरे नाम पर हो गया। ये सच नहीं हो सकता। यही सच है बुढ़िया। ये तुमने अच्छा नहीं किया मोनिका। अब तुम दोनों निकलो यहाँ से। बड़े मुंह चला रहे थे ना 1 मिनट पहले। लेकिन हम कहाँ जाएंगे मोनिका? हमारा तो कोई भी नहीं है जो हमें संभाल सके। एक काव्या बहू ही थी, लेकिन उसे भी हमने तुम पे विश्वास करके खो दिया। हाँ मोनिका, हमें घर से बाहर मत निकालो। मेरी नौकरी भी छूटने वाली है। हम पर इतना अन्याय मत करो मोनिका। ठीक है, अगर तुम दोनों माँ बेटी यहाँ रहना चाहते हो तो मेरे हुक्म को सर आंखों पर रखना होगा। ये बुढ़िया घर का सारा काम करेगी और तू पैसे कमा कर लाएगा। फिर चाहे कैसे भी हो, तुझे नई नौकरी ढूंढनी पड़ेगी। बोलो है मंजूर? ठीक है मोनिका। और इस तरह अंत में सारा पासा पलट जाता है और यामिनी और दीप काव्या के साथ गलत करके खूब पछताते हैं, और दूसरी तरफ काव्या अपनी बेटी के साथ खुशहाल जीवन बिताती है।